हेलो स्टूडेंट्स। तो संविधान में आज हम भारत में न्यायपालिका, ठीक है, तो न्यायपालिका का आज टॉपिक देख रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है अनुच्छेद 124 में है ना, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं न्यायपालिका। भारत में इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, ठीक है। तो देखो, संसदीय प्रणाली तो इंग्लैंड के समान है, तो संसदीय सरकार की स्थापना की गई है इस आधार पे। लेकिन इंग्लैंड में संसद को सर्वोच्च मान्यता है, लेकिन भारत में क्या अंतर है? भारत में, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकारा गया है। भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, ठीक है। तो भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। इस पे किसी संसद का, है ना, या किसी और संस्था का दबाव नहीं है, तो ये स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका की स्थापना क्यों की गई थी? तो देखो, भारत का संविधान लिखित है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट किया गया है। तो केंद्र राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए तो फिर कैसे उसका निपटारा करेंगे? तो ये न्यायपालिका ही करेंगे, न्यायपालिका कर सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका की स्थापना बहुत आवश्यक हो जाती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है भारत में। न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षक भी है ना। कोई भी मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है तो हमने पढ़ाया था उस समय, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी होती है। फिर ये देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। तो हटाने के लिए देखो क्या प्रक्रिया है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जितने भी सदस्य आए हैं उस दिन, उनका 2/3 यानी लगभग 66% वोट मिलना चाहिए, तब हटा सकते हैं हम किसी जज को, है ना। फिर देखो, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त करते हैं। मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री, है ना, पूरी मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है उसके आधार पर ही न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति का ऐसा करते समय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। तो देखो, व्यवस्था कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1993 से राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश से राय को वरीयता देनी होगी। ऐसा लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश जो राय देते हैं उसको मानना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी सूचना मुख्य न्यायाधीश को दे देनी है ना। अब देखते हैं, न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद करती है। मतलब क्या वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलना चाहिए, ये संसद का काम है निर्धारित करना। संविधान के अनुसार सर्वोच्च तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। देखो, उच्चतम और सर्वोच्च तो एक ही बात है, सर्वोच्च और उच्च हो गया। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनको देखो, किसी समिति का, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है फिर बाद में ना। न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 124(4) के अंदर है, ठीक है। तो महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्ताव बनाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये समझ आया आपको कि लोकसभा के मतलब कम से कम 100 सदस्य ये प्रस्ताव स्पीकर को देंगे कि हम इस जज को हटाना चाहते हैं। फिर उसके बाद महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संविधान में भारत के, है ना, ये देख लेते हैं। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद बताया था अभी, अनुच्छेद 124, है ना। तो याद रखना 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 214 किसके लिए? हाई कोर्ट। तो ये आगे आएगा। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34 हैं। पहले 31 थे, ध्यान रखना। अभी 33 तो अन्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है, तो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य हैं। मुख्य पीठ नई दिल्ली में, यानी सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य लगती है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य जगह भी सुनवाई कर सकता है। कभी आवश्यक होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो किसी हाईकोर्ट या अन्य जगह पे भी सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, तो ये इसकी पावर है। अब देखते हैं योग्यता क्या है न्यायाधीश के लिए। वह भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो तथा 10 वर्ष उसके वकालत का अनुभव हो। किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष, है ना, वकील का विधि व्यवसाय कर रहा हो, वकील के रूप में वो प्रैक्टिस कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए बता रहे हैं। और राष्ट्रपति की राय में वो विधि का वेत्ता हो, यानी वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए राष्ट्रपति की राय में।
तो तब उसको बनाया जा सकता है ना। तो इतना देखो वो होना चाहिए। फिर देखो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये भी अनुच्छेद 124 में बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के लिए, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी अनुच्छेद 124 में ही है, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। तो अन्य की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श लिया जाएगा, है ना। तो कल हम हाईकोर्ट और उससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।